नमस्कार, हम लोग की परिचर्चा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान। मुद्दा है अंतरंग संबंध और आतंक। सीधे कहें तो रिश्तों में बने रहने की इच्छा आखिर मजबूरी क्यों बनने लगती है? रिश्तों के बीच कानून ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे अंतरंग संबंध में आतंक पनपने लगा है? देश का बजट जो भी हो, इसका आपके ऊपर इतना असर नहीं पड़ता जितना रिश्तों में आई दरार का असर होता है। रेल बजट और आम बजट से पहले पूरे मीडिया में दहेज कानून छाया रहा। 498A जैसे गैर जमानती कानून के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया। अब दहेज कानून की आड़ में सोच समझकर गिरफ्तारी होगी, जांच पड़ताल के बाद गिरफ्तारी होगी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद गिरफ्तारी होगी। संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि दहेज कानून की आड़ में बच्चों और बुजुर्गों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। 498A में लिखा गया शब्द संबंधियों की पुनर्व्याख्या होनी चाहिए। इस सब से ऐसा लगता है कि दहेज कानून गैर जमानती नहीं, पूरी तरह जमानती ही हो गया है। ये और बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के ताजा तरीन फैसले के बाद इस दहेज कानून को जमानती बनाने की मांग शुरू हो गई है। आखिर दहेज कानून गैर जमानती बना क्यों? इस कानून के तहत संबंधियों, बच्चों, बुजुर्गों तक की गिरफ्तारियां क्यों होने लगी? क्या इस कानून से कभी भी महिलाएं और सुरक्षित हुई थी? तिहाड़ जेल में दहेज कानून के तहत गिरफ्तार औरतों का एक वार्ड है जिसे वहां बोलचाल में सास बहू वार्ड कहा जाता है। ऐसी नौबत आखिर आई क्यों? क्या इन कानूनों से रिश्तों में आतंक पनपा? बात सिर्फ दहेज कानून की नहीं है, बात है उन सभी कानूनों की जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए। घरेलू हिंसा कानून क्या सच में महिलाओं को सुरक्षा दे रहा है या अंतरंग रिश्तों का आतंक बनता जा रहा है? अब तलाक तक बात दहेज कानून और घरेलू हिंसा कानून रास्ते के पहुंच रही हैं और पति उस बात से भयभीत रहता है कि अगर तलाक हुआ तो उसकी चल अचल संपत्ति का आधा हिस्सा तो चला जाएगा, फिर वो आगे की जिंदगी कैसे जिएगा? रिश्तों का आतंक चाइल्ड कस्टडी को लेकर भी है। पति पत्नी में भले ही दुश्मनी हो जाए, बच्चों के प्रति वो अपना प्यार और अधिकार नहीं छोड़ते। यहाँ भी पति खुद को पिछले पायदान पर पाता है। लिव इन संबंध में रहने वाले प्रेमी को इस बात का आतंक रहता है कि अगर कहीं प्रेमिका नाराज हो गई तो बलात्कार जैसे केस में वो फंस सकता है। इंटीमेट टेररिज्म दौर से स्त्री और पुरुष का रिश्ता गुजर रहा है। क्या ये एक बेहतर समाज के लिए खतरा नहीं है? इसलिए आप सभी दर्शकों से एक सीधा सवाल है, क्या आप मानते हैं कि अंतरंग संबंधों में पनप आया आतंक का कारण वो कानून है जो महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं? दहेज कानून में हो रहे बदलाव से क्या संबंध में पनप चुका आतंक कम होगा या महिलाएं ज्यादा असुरक्षित होंगी? आप अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 012047779117 और 918। फोन नंबर एक बार फिर से बताते हैं आपको, 012047779117 और 918। और आज इसी खास मुद्दे के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। आगे बढ़ने से पहले आपकी तारुफ कराते हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। आप हैं स्वरूप सरकार साहब, आप फाउंडर मेंबर हैं सेव फैमिली फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है स्वरूप सरकार जी आपका। और आप हैं मैत्री पुष्पा जी, आप लेखिका हैं, समाज सेविका भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो दरअसल मुद्दा ये है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानून अब खौफ की वजह क्यों बन गए हैं आपसी रिश्तों के लिए, अब दहशत की वजह क्यों बन गए हैं आपसी रिश्तों के लिए? पहले स्वरूप सरकार साहब आप ही का रुख करते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने अभी बताया अपने शो की शुरुआत में कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून दरअसल बने हुए हैं वो अब धीरे धीरे उस रूप में आते जा रहे हैं कि महिला और पुरुष दोनों ही आतंकित हो रहे हैं उससे, क्योंकि पूरी फैमिली अफेक्ट होने लगी उससे। देखिए मैम, जो मैं पहले भी बताया पार्लियामेंट का सामने भी जब हमने गया था, एक चीज़ जो लोगों को समझ में नहीं आता है, सपोज आपका बीमारी पाँव पे है, आप ऑपरेशन हाथ का करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होना है। सपोज इंडिया में वुमेन का डिसएम्पावरमेंट का जो मेन रीज़न था, जब आपका घर में एक बेटा और बेटी होता है, आप दोनों को इक्वल राइट्स नहीं देते हैं। बेटे को कार दे दिया वो आपको लीगली अलाउड है, बेटी को कार दे दिया तो उसको आप दावड़ी बोलते हैं, जब एक गलत है। देखिए, जो फैमिली हार्मोनी, सोसाइटी हार्मोनी में क्रिमिनल लॉ का कोई जगह नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखेंगे, जो भी आपका रिश्ते में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको सिविल लॉ में जाते हैं। लेकिन हमारा देश में जो कानून बना हुआ है, आपका फैमिली में जो डिस्प्यूट्स होते हैं,
एक वर्बल स्टेटमेंट के ऊपर आप किसी को क्रिमिनल करार दे देते हैं, और खाली वो नहीं, उसका माँ बहन भाई बच्चे रिश्तेदार उसको भी आप क्रिमिनल बना देते हैं। जब कानून ऐसे बनते हैं उसमें क्या होता है, जो सचमुच परेशान है उसके लिए ऑलरेडी क्रिमिनल लॉ में मार पिटाई से लेकर ब्लैकमेलिंग एक्सटॉर्शन सब लॉ है। सपोज किसी के साथ अन्याय हो रहा है जी डेफिनेटली वो कानून लेकर आपको सजा दे सकते हैं, लेकिन जो लोग इसको यूज ही नहीं कर पाए उसको बहाना लेकर आप ऐसे कानून बना देंगे जिसमें वर्बल स्टेटमेंट के ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज हो जाता है। उसके बाद हमारा पुलिस मशीनरी है, पुलिस कमीशन का जो खुद का रिपोर्ट है वो बोलता है 87% अरेस्ट जो है पुलिस मिसयूज करते हैं। तो डेफिनेटली ऐसे कानून का जो मिसयूज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद लोग बोलते हैं मिसयूज एक कारण नहीं है लॉ को अमेंड करने के लिए, टाइम के साथ साथ आपको लॉ में अमेंड करना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है आप मिसयूज को जैसे जैसे बढ़ावा देंगे उसमें क्या होगा, एक बैकलैश चालू होते हैं जो हम देख रहे हैं 2005-6 से ये बैकलैश चालू हुआ है। लोग आज शादी के बाद मकान नहीं खरीदते हैं, लोग कोई भी रिश्ते में जाते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखते हैं, रास्ते में चलते हैं पार्किंग में कोई वुमेन से डिस्प्यूट हो जाता है मोबाइल फटाक से ऑन कर लेते हैं। क्यों नहीं, तो आपके पास कोई मानने वाला नहीं है। क्यों, लॉ बोलता है वुमेन का वर्बल स्टेटमेंट को आपको सच मानना पड़ेगा और वो मेन जो है उसको प्रूव करनी पड़ेगी जी ये चीज नहीं है। तो ये क्रिमिनल जस्टिस का एगेंस्ट में है। मैत्री जी, आपको क्या लगता है कि ये जो कानून जो बन गए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जैसे कि स्वरूप सरकार जी भी अभी कह रहे थे कि ये दरअसल कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से खतरा भी बन गए हैं अपने जो अंतरंग संबंध है महिला और पुरुष के, उसके लिए भी एक हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं जी पा रहे क्योंकि पुरुष अक्सर खौफ के साए में जीने लगे हैं इस कानून के बाद। देखिए हेल्दी तो पहले भी नहीं थी रिलेशनशिप, जो है पहले ही कहाँ थी। पहले स्त्री के लिए ये था कि वो खौफ में जीती थी, है ना। अब जो कानून आ गए हैं तो उन जो एक सरकार साहब कह रहे थे कि कानून का मिसयूज़ हो सकता है, हर कानून का मिसयूज़ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पहले एक जो निडरता थी और स्त्री की तरफ से जो एक प्रेम कहा जाता था, वो प्रेम ज़बरदस्ती था, मजबूरी था, क्या क्या था, है ना। तो वो प्रेम था, पति पत्नी का प्रेम था। पति की हिंसा भी प्रेम ही थी, मारेगा तो वही जो हमारा मालिक होगा, जो हमारा अच्छा चाहेगा, जो हमें सुधारना चाहेगा, ऐसा था। ये जो कानून बन के आया तो और ये जो गिरफ्तारियों के साथ आया तो ये पूरे समाज में एक आतंक बन गया, इसमें कोई शक नहीं है। डर बन गया, डर ये बन गया कि ये औरत जो दूसरे घर से आई है ये क्या हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा देगी, मतलब उतना ही लगा दे जितना हुआ है तो भी मुश्किल है, तो भी सब जाएंगे, हैं। और सब जाएंगे वो इसलिए रखा होगा कि दहशत के लिए तो रखा ही है, क्योंकि पहले दहशत में स्त्री रहती थी, हाँ, अब दहशत में पुरुष आ गए और पुरुषों के जो संरक्षक हैं वो आ गए, तो जाहिर है अब हल्ला मचने लगा। पहले नहीं मचता था, पहले वो चाहे मार खाए, चाहे उसे मार डालो, चाहे उसका कुछ भी करो, है ना, चाहे लड़की को चाहे जैसे पालो, चाहे जहाँ बेच के आ जाओ, चाहे कुछ मत दो, कुछ नहीं होता, चुपचाप। हमें चुप रहने का आदेश था, हम चुप रह के अच्छे होते थे। अब ये कानून ने मुंह खुलवा दिया, ये दिक्कत आ गई। तो वो जो सरकार साहब कह रहे हैं कि मोबाइल ऑन रखो, पहले तो वो भी नहीं था, नहीं तो औरत भी मोबाइल ऑन रख लेती, है ना। तो अब मोबाइल ऑन रखो, ये जो है सबूत रखो, हैं। अब तो आपस में ये हो गया ना कि एक दूसरे के सबूत रखो, है ना, तो विश्वास खत्म होने लगा। जहाँ स्त्री ने सिर उठाया वहाँ विश्वास खत्म होने लगा। जहाँ पुरुष कुछ भी कर रहे थे विश्वास था, प्रेम था, मोहब्बत थी, क्या क्या नहीं था। बिल्कुल। और इस सब के बीच क्या एक महिला इन महिला सुरक्षा कानूनों की वजह से दूसरी महिला की दुश्मन भी बन गई है, इस पर भी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पर जल्द लौटेंगे।
के बाद बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारी इस खास पेशकश में। और एक बार फिर से रुक करेंगे स्वरूप सरकार जी का हम यहाँ पर। स्वरूप सरकार जी, ये बताइए कि 498A जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया था, एक लॉ बनाया था, दरअसल उसका दुरुपयोग, उसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा था। यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट को दखल अंदाजी करनी पड़ी। और अब ये हुआ सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि 498A के तहत जो भी मामले दर्ज होंगे उनमें सीधी गिरफ्तारी नहीं होगी ससुराल वालों की। तो आपको क्या लगता है कि ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, इसके बाद ये जो मिसयूज़ है, ये जो दुरुपयोग है इस कानून का, दरअसल वो कम हो जाएगा और इसकी वजह से जो दहशत, जो खौफ पैदा हो रहा था परिवारों में दो लोगों के बीच, वो कम हो जाएगा, उस पर कुछ रोकथाम लगेगी? मैम, पहले भी मैंने बताया जो सुप्रीम कोर्ट ये पहले बार नहीं है, पहले भी 4 बार बोल चुके हैं। देखिए, कोर्ट का जो गाइडलाइंस है वो एक गाइडलाइंस है, वो लॉ नहीं है। इसका जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, इसमें तो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली मिसयूज जो है वो तो कंटिन्यू बाकी जगह पे रहेंगे। इसमें जो मिसयूज है हमारा हिसाब से आपका जो जेल टर्म्स है, पहले क्या होता था 15 दिन 20 दिन तक अंदर चले जाते थे लोग, हो सकता है वो काम हो जाए, जल्दी एविडेंस सामने आ जाए। लेकिन जो बड़ी मुद्दा है, जो मैंने पहले भी बार बार बोला, देखिए डाउरी का प्रॉब्लम है, आपके लिए DP3 लॉ था, आपने उसका इम्प्लीमेंट किया नहीं। मैरिज का टाइम जाके आप लिस्ट बनाएंगे नहीं, उधर डाउरी प्रोविजन ऑफिसर भेज के आप सामान का जब्त करेंगे नहीं। जो बार बार मैम के साथ मैं बता रहा हूँ, देखिए क्राइम कोई जेंडर इशू नहीं होता है। जैसे कोई बेटी को मारते हैं तो हस्बैंड को भी काट काट के 17 पीस कर दिया गया है, 13 पीस कर दिया गया है, लेकिन वो न्यूज़ नहीं बनते हैं। बेसिकली क्या हो रहा था, पहले आप देखेंगे जो भी फाइट्स होता है, मेन ऑलवेज वुमेन इशू में फाइट करता है, लेकिन मेन का इशू पे वुमेन तो छोड़िए, खुद मेन ही फाइट नहीं करते हैं। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, जितने बड़े बड़े लड़ाई हुआ है, मेन एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। क्यों? मेरा बहन के साथ किसी ने बोल दिया, माँ के साथ किसी ने बोल दिया। अपने कभी नहीं देखेंगे कोई बेटिया की कोई वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हो बोलेगा मेरा भाई के साथ ये बोल दिया, कि मैं बाप के साथ ये बोल दिया। तो बेसिकली क्या होता है, क्राइम जो है वो मेन हो वुमेन हो दोनों ही करते हैं कि कराते हैं। लॉ जो होना चाहिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। आप मेन वुमेन को जगह पे पर्सन कर दीजिए, तो उसमें क्या होगा, सपोज वुमेन कोई गुनाह नहीं करते, उसको सजा नहीं होगा, लेकिन क्या है, तब वो चिल्लाएगा नहीं नहीं मिसयूज हो रहा है, तब जाके आपको बैलेंस्ड लॉ बनेगा। आप ऑल ओवर वर्ल्ड में देखेंगे, इवन रेप लॉ जेंडर न्यूट्रल है। क्यों जो आप बोल रहे हैं, आप दोनों साथ में हो, एक टाइम के बाद आपका रिश्ता नहीं चल रहा है, आप अलग अलग हो गए, शादी आपने किया नहीं। जब लड़कियां छोड़ देते हैं, लड़का उसका पीछे पीछे भागता है, आप उसको बोलते हो ये लड़की का पीछे कर रहा है, ये जान नहीं छोड़ा रहा है, उसको उठा के जेल भेज देते हो। लेकिन लड़का बोलता है नहीं, मैं ये लड़की के साथ मेरा नहीं जम रहा है, आगे रिश्ता नहीं बन पाएगा, मैं अलग जाना चाहता हूँ, उसको आप रेपिस्ट बना देते हो। मैंने काफ़ी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन पार्लियामेंट को पूछा, मेरा पास बहुत केसेस है जिधर लड़कियां लिव इन के बाद, साथ में प्यार करने के बाद, उसका बॉयफ्रेंड को छोड़ के कोई IIT IIM का लड़के से शादी कर लिया। ऐसे वुमेन को आप रेपिस्ट बोलेंगे क्या? जब उसको आप रेपिस्ट नहीं बोलते हैं, आप उस लड़के को रेपिस्ट क्यों बोलते हैं? इसमें क्या कर रहे हैं आप? जो हिनियस रेप है, लाइक जो जिसके लिए आपने धरना किया, ये किया, ऐसे क्राइम को आप अंडरमाइन करते हैं। और जब ऐसे अंडरमाइन करते हैं, आप वेस्टर्न कंट्री में देखिए, उधर रेप के लिए कोई ऐसा हल्ला नहीं होता है। US में आप जाके देखेंगे, जो बीवियों को मारना बोलते हैं, स्पाउस मर्डर पर लैख में 4 टाइम्स इंडिया से ज्यादा है, कि उनके लिए वो कोई किसी को कोई हर्ट नहीं करता है। रेप जो है कोई हर्ट, 22 टाइम्स रेप केस US में है इंडिया से ज्यादा। क्यों? क्या हो गया? वो तो रेप का केस हर घर में बन जाएंगे, प्यार तो सब करेंगे, रिश्ते तो टूटेंगे और रेपिस्ट बन जाएंगे। मैत्री जी, आप इत्तेफाक रखते हैं स्वरूप सरकार जी की बातों से? नहीं, कई बातें इनकी ठीक हैं, लेकिन मैं एक बात ये कहूँगी कि जो ये रेप की बात कह रहे हैं, भाई स्त्री तो रेप नहीं करती है ना। नहीं मैडम, वही तो बताया, जब लड़के को छोड़ दिया तो रेपिस्ट हो गया ना मैडम। हाँ, लेकिन मर्द करता है ना। अच्छा, जो शिकायत हम करते, लड़की करती है, वो तो पति के खिलाफ भी करती है कि नहीं? और इतने दिनों तक साथ रहती है और फिर भी करती है, पुलिस में जाता है केस, तो फिर जो जिसके साथ लिव इन में रही है उसकी भी करेगी शिकायत, है ना। ये जो स्त्री के लिए कानून क्यों बने हैं, क्यों जरूरत पड़ी, क्या पक्षपात कर रहा था कोर्ट?
ऐसा तो नहीं है ना, है? क्योंकि अब जो कि घर वाले भी अरेस्ट होंगे, और इसको अब उन्होंने सुधारा है कि नहीं भाई पहले देखभाल करो, पहले उसका सारा तहकीकात करो, अगर वो दोषी ठहरते हैं तो करो उनको, अभी उनको बिल्कुल बरी नहीं किया, है ना, दोषी ठहरते हैं तो उनको गिरफ्तार करो, और नहीं ठहरते हैं तो मत करो, है ना। वो नहीं होते दोषी, जो मैंने पहले भी कहा था, लेकिन एक मूक दर्शक जरूर होते हैं, वो नहीं रोकते लड़के को अपने को या किसी को भी जो है, या जो प्रताड़नाएं होती हैं, ये मैं चश्मदीद गवाह हूँ इसकी। मैं गाँव से संबंध रखती हूँ, मैं वहाँ देखती हूँ। यहाँ तो आपकी कोर्ट है, कचहरी है, थाने हैं, वो वहाँ तो नहीं है ना। मैत्री जी आपको रोक रहे हैं चंद लम्हों के लिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं फरीदाबाद से, गोपाल नाम है इनका। गोपाल साहब नमस्कार। नमस्कार। गोपाल जी क्या कहना चाहते हैं? मैत्री जी हैं बैठी हुई, वो नारी विमर्शकार हैं और बहुत प्रसिद्ध लेखिका हैं। जाहिर है कि महिलाओं के लिए बहुत काम किया उन्होंने जी। मैं इनसे एक मेरा सवाल ये है कि हमारी जो जिंदगी है, जो समाज है, वो तो अभी भी परंपराओं में जी रहा है। तो अभी भी दहेज जो है वो मजबूरी है, क्योंकि परंपरा है। शादी ही नहीं, शादी के बाद भी बेटी का बच्चा हुआ तो उसमें भी राजस्थान में कल्चर है कि लगभग आधी शादी का खर्चा हो जाता है जी। तो और वहाँ फिर ये कानून 21वीं सदी का कानून, 17वीं सदी की परंपरा, तो बैलेंस तो बन ही नहीं सकता। कानून बनाने वालों को सोचना चाहिए था ना। अगर इनकी में टेरर एग्जिस्ट करने लग गया है, ये पति पत्नी के रिश्तों के बीच आतंक घुस आया है, इसका कारण सीधा कारण है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था और कानून के बीच बहुत बड़ा फर्क है। चलिए गोपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मैत्री जी से ही हम जवाब लेते हैं आपके सवाल का। जी मैत्री जी। वो ठीक कह रहे हैं कि बहुत परंपरा और कानून में बहुत फ़र्क है। परंपरा बड़ी सोच समझ के बनाई गई कि लड़की को हम प्रॉपर्टी से कैसे अलग कर सकते हैं, उसके लिए ये लोकाचार लाए गए। तू राखी बांध दे, तू भाई दूज कर दे, इसमें देंगे, फिर तेरे बच्चा होगा उसमें दे देंगे, फिर तेरे बच्चे की शादी होगी उसमें भी भात दे आएंगे, लेकिन तुझे हिस्सा नहीं देंगे। ये उस हिस्से को काटने के लिए, इवन दहेज देंगे लेकिन हिस्सा नहीं देंगे, उस हिस्से को काटने के लिए ये परंपराएं बनाई गई। अगर ये दो भाइयों के बीच हो ये हिस्सा बांट, तो भाई मान जाएगा। एक बड़ा भाई अगर ये कहता है कि तू मेरे राखी बांध डोज कर, लेकिन और हिस्सा छोड़ दे, कानून तो है कि बेटियों का भी बराबर का हक है, उनको है, लेकिन उनको भी दिया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल है, बन गया कानून तो, लेकिन व्यवहार में बहुत बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है। अगर लड़की मांगती है तो वो दुश्मन हो जाती है। अगर लड़की जरा भी डिमांड करती है तो उसको कि अब तू मायका तेरा खत्म हो गया, तू नहीं आएगी यहाँ पे। जब उसने जन्म लिया है यहाँ पे, वो क्यों नहीं आएगी यहाँ पे? जी है ना। लेकिन जब कानून बनाए जाते हैं, जब वो ढांचा तैयार किया जाता है जिसके तहत इस तरह के कानून बनते हैं, तब इस व्यवहार और कानून दोनों का फासला भी मिटाना चाहिए। हाँ, पता होना चाहिए कि दरअसल हमारा समाज किस तरह का है, ये कानून जो हम बना रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा या नहीं। जी एक बात कहना चाहूँगी मैत्री जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर। ब्रेक से लौटेंगे तो इसी चर्चा को जारी रखेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से रुक करेंगे हम मैत्री पुष्पा जी का। पुष्पा जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कह रही थी। हाँ, ये बात तुम कह रही थी कि ये जो है कानून जो है सोच समझ के बनाना चाहिए पहले, कि ये व्यवहार में आ जाए। तो इतना तो हुआ है कम से कम कि स्त्रियां अवेयर हुई हैं कि हमारा हिस्सा है, लड़कियां अवेयर हुई हैं कि हमारा हिस्सा है।
कोई भी जो हजारों वर्षों से जो चीज़ चलन में चली आ रही है बड़ी मुश्किल से मिटती है, तो धीरे धीरे करके ये ज़रूर आगे चल के ख़त्म होगी। ये बातें जो परंपरा की बातें हैं, ये जो अवेयरनेस आई है उस कानून से ही आई है। और 1% मांगने भी लगी हैं। इस आतंक यहाँ भी है। ये जो आतंक आपका जो आज चल रहा है ये शीर्षक, तो आतंक यहाँ भी है कि डर लगता है मायका छूटेगा या हमारे लिए कोई खतरे पैदा हो जाएंगे। फिर ये भी कहा जाता है कि तुम तो पति के यहाँ चली गई हो, वो मिलेगा, लेकिन पति जब तक जिंदा रहता है नहीं मिलता हैं। अभी इस अशुभनीय बात को कैसे कहें। और मौत के बाद बेटे का हो जाता है, बच्चों का हो जाता है, तो वो तो उसे कभी नहीं, अगर यही बात कहने लगे तो ये भी एक आतंक है कि अशुगुन मचा रही है अपने पति के लिए, देखो ऐसा सोच रही है। तो ये जो परंपराएं हैं ना जो कदम कदम पे रोकती हैं, लेकिन इसको तोड़ के स्त्री आ रही है ना, और उसको वो चेतना जागी है। इतना ही काफ़ी है अभी ये कानून आए, तो नहीं तो वो भी नहीं था। जी स्वरूप सरकार जी। मैम जो मैंने पहले आपको बताया था, प्रॉब्लम आपका पाँव में है, ऑपरेशन हाथ का कर दिया। जो प्रॉब्लम जो मैम भी जो बोल रहा है, जो चीज़ हमने भी बार बार पार्लियामेंट को बोला है, जब बेटा और बेटी को इक्वल राइट्स है उसका पेरेंटियल एसेट एंड बिजनेस में, जो माँ बाप बेटियों को नहीं देते हैं, आप एक को भी जेल भेजे हो, उसमें तो आप कोई क्रिमिनल केस नहीं करेंगे। हर साल क्राइम ब्यूरो का डाटा देखिए आप, एटलीस्ट 15,000 लड़कियों को मार दिया जाता है, उसमें जला का भी मार जाता है। कोई उसका माँ बाप को लिए आप डाउरी डेथ का केस बनाते हो। ये जो डाउरी वर्ड है बेसिकली जो मैम एक तरफ बोल रहा है वही चीज है। कुछ लोग मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड, नहीं जो चीज देने वाला भी उतना ही दोषी है। एक भी लोग जेल नहीं गया। जो बेसिकली क्या होता है, कुछ लोग अपना घर में अपना बहन अपना बेटी को इक्वल राइट्स नहीं देते हैं, वो डाउरी वर्ड का पीछे चुप जाते हैं। जो चीज मैंने बोला, बेटे को तो गाड़ी दे देना है, वो लीगली अलाउड है, लेकिन बेटी को गाड़ी दे दिया वो डाउरी हो जाते हैं। तो ये जो डाउरी लॉ का जो डेफिनेशन बनाया गया है, इवन आप जो गिफ्ट देते हो वो भी डाउरी है। तो ऐसे लॉ का भी पालन नहीं हो पाते हैं। तो डाउरी लॉ को जो आप डिफाइन कीजिए, व्हाट इज डाउरी, डाउरी क्या है, और एक वुमेन का जो राइट है स्त्री धन, वो स्त्री धन क्या है। प्रॉब्लम क्या है, दोनों को मिक्स कर दिया। जब रिश्ता अच्छा है सब स्त्री धन है, रिश्ता बिगड़ गया तो वो आपका डाउरी हो गया। सेम केस, जब रिश्ता अच्छा है प्यार है, रिश्ता टूट गया तो आदमी रेपिस्ट हो गया। प्रॉब्लम इधर है। चलिए एक कॉलर ले लेते हैं। संगीता जुड़ी है हमारे साथ। जी नमस्कार, अंबाला से कॉलर जुड़ी हैं। जी हेलो मैडम नमस्कार। जी नमस्कार संगीता जी, क्या कहना चाहती हैं? मैम मैंने ना अभी एक्चुअली अपनी बेटी की शादी करी है 2 महीने पहले। तो वो ना अभी वो मेरी बेटी को ना मेरे घर में छोड़ के चले गए हैं। क्यों संगीता जी? मैम एक नॉर्मल फैमिली से हूँ और मेरा ना मतलब कि मैं दहेज नहीं दे सकती, जितना भी हुआ मैंने नॉर्मल शादी की है। तो दहेज मांग रहे थे, ज्यादा मांग थी उनकी? नहीं मांगा तो नहीं है, मगर वो मेरे को यही लगता है कि वो लड़की को इसलिए छोड़ के चले गए कि हमने दहेज नहीं दिया। अब मैं क्या करूं मैम, मेरी लड़की मेरे घर पे है। जी आपने अपनी बेटी से बात की संगीता जी? दोनों मियाँ बीवी का तो कोई झगड़ा नहीं है? नहीं झगड़ा क्या मैम, वो लड़का उसको लेके नहीं जाता, वो अपने घर में रह रही है, वो अपने घर में रह रहा। वो अपनी माँ, वो उसकी माँ उसको बहुत टॉर्चर करती थी लड़की को, इसलिए वो वहाँ गई नहीं है दोबारा से। जी तो चलिए सास से प्रॉब्लम थी। शुक्रिया संगीता जी कॉल करने के लिए। मैत्री जी आपका रुख करेंगे यहाँ पर। अब सिचुएशन ये है, संगीता जी ने जो बताई, ज्यादातर परिवारों में ये चीजें देखने को मिल जाती है शादी के बाद अक्सर। अब थक हार कर क्या होगा कि फिर इन्हीं कानूनों का सहारा लेगी लड़की, और फिर बाकी जहाँ पर इतना बड़ा मसला नहीं होता है, इतना बड़ा मामला नहीं होता है, उन लोगों के लिए भी ये कानून खौफ की वजह बन जाते हैं। तो ऐसे में किया जाए? क्या कानून में बदलाव की जरूरत है या फिर क्या करें? ये जो सास की बात कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो ताने तो सास देती है, लेकिन वो अपने बेटे के लिए ताने देती है, वो अपने लिए नहीं चाहिए उसे दहेज बेटे ही के लिए चाहिए। तो हमारी जो स्त्री प्रजाति है सारी स्त्रियों की, वो पुरुषों का ही सरपरस्ती करती रहती हैं। जो सास है, जो बेटे की माँ है, वो अपने बेटे के लिए ही कि मेरे बेटे के लिए ये नहीं आया, वो नहीं आया, और उसी के लिए लड़े। लेकिन बेटा एक न्याय की बात कह सकता है कि नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं, वो आई है हमारे घर, तो
एक इंसान की तरह उसकी कद्र करनी चाहिए। लड़के को लड़की वाले क्यों अगर नहीं रखते? उसको देखिए क्यों अगर नहीं रखते? देखिए नहीं, लड़के नहीं वाले को नहीं, लड़के वाले सुनिए को सुनिए लड़की वाले क्यों नहीं रखते? पति इज्जत करे तो कोई भी आपका इज्जत नहीं बेटा कर बेटी सकता। इक्वल है ना, चुप रहिए। तो जामात को क्यों आप एक मकान लेकर नहीं देते हैं? नहीं, वो तो डाउरी हो गया ना। फिर वही सुनिए, फिर एक बात वही- सुनिए। आपको वही हस्बैंड परंपराओं की अरे, बात का है, मकान वही चाहिए, वही हस्बैंड का माँ बाप का मकान वही, चाहिए, स्वरूप लेकिन सरकार बेटी जी- इक्वल है तो बेटी के लिए एक मकान नहीं देंगे, हाँ। जामात को मकान में रहने नहीं देंगे। वो बोलेंगे अरे ये कैसे लड़का है। जी। देखिए इक्वालिटी जो है बात कुछ और चलिए थी। एक एक आप कॉलर ले लेते मुद्दा हैं। मत स्वरूप भटकाइए सरकार मत। जी, एक नहीं, कॉलर ले भटकाइए लेते हैं, मत। उसके Basically बाद जो वो है- करेंगे जी। हाँ, आकाश जुड़े हैं हमारे साथ भटकाइए मत। गुड़गांव माँ से, बाप जब- उनसे भटकाइए जानते हैं मत। वो क्या कहना चाहते हैं। आकाश साहब नमस्कार, नमस्कार मैम। क्या कहना चाहते हैं? मैम मेरा मैत्री पुष्पा मैम से ये है कि हम लोग मतलब बचपन में उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं, हस्तक्षेप मैगजीन में भी उनका आता था, लिखती थी वो आधी आबादी का सच और खुली खिड़कियाँ। तो मैम उनसे मैं जानना चाहता हूँ कोई भी मेरा रिलेशन को लेके है, कोई भी लड़का लड़की लिव इन रिलेशन में रहते हैं, बाद में उनको लगता है कि नहीं रिलेशन आगे हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो जब अलग हो जाते हैं तो अलग होता है, ऐसा क्या साइकोलॉजी होती है? लड़कियाँ फिर उन पर एक तरह से क्लेम ये रेप का आरोप लगा देती हैं। तो जब पहले से अगर ये कहीं ना कहीं उनके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है या फिर इमोशनली जुड़ जाती हैं, ये तो पहले सोचना चाहिए था कि रिलेशन हो तो दोनों तरफ से विन सिचुएशन है, अगर हमारी इनसे नहीं बनती है तो अलग हो जाते हैं, तो इसमें फिर कहाँ से केस करने की बात आ जाती है? आखिर उनकी साइकोलॉजी क्या होती है? मैं मैम से उनकी साइकोलॉजी समझना चाहता हूँ लड़कियों की। मैं बताती हूँ, जी जी, मैत्री जी का रुख करते हैं। आकाश जी यहाँ पर वो आपके सवाल का जवाब देंगी। असल में जो आप कह रहे हैं बात तो वही सही है कि अगर नहीं बन रही तो अलग हो जाना चाहिए, लेकिन जो लड़की है अब वो लिव इन में है, शादी तो हुई नहीं है, इसलिए जो डर है, जो भय बैठा हुआ है, जो दहशत बैठी हुई है कि सब जान गए हैं कि इसके साथ रह रही है, तो अब उसकी शादी दूसरी जगह होना मुश्किल हो जाती है। उस डर के वजह से वो ये सारे जो जिन्हें आप अपराध मान रहे हैं वो करने लगती है कि पुलिस में रिपोर्ट कर दी, और क्योंकि ये फिर कानूनन बलात्कार माना गया है इसलिए वो उसका सहारा लेती है। लेकिन दरअसल लिव इन में तो वही लड़कियां रहती हैं आमतौर पर जनरली जो केस जो डालने के बाद शादी जो हो जाता है मॉरली उनका। इतनी कमजोर नहीं होती हैं। जी एक चीज मैं मैम को पूछना चाहता हूँ, मैम ने जो रीजन दिया जे उसका शादी नहीं होगा इसलिए केस डाल दिया, तो एक केस डालने के बाद उसका शादी का रास्ता क्लियर हो जाता है? नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए क्या होता है, शादी का रास्ता कोई भी क्लियर कानून नहीं होता, कोई लेकिन भी कुछ कानून- भी जो भी होता है नहीं, वो करती है। कोई भी कानून जो है, देखिए मैंने वही क्वेश्चन पूछा, सपोज लड़की छोड़ के चला जाता है, उतना दर्द आदमी को भी होते हैं, लेकिन उसको आप रेपिस्ट नहीं बोलते हो। हाँ, एक रिलेशन ब्रेकअप के लिए आप उसको रिलेशनशिप चीटिंग बोल सकते हो। इवन सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, किसी ने कोई फैक्ट छुपाया, जी जैसे देखिए चलिए एक और तो कॉलर आप ले होता लेते है, हैं। लेकिन स्वरूप चलो जी, जान एक तो और- नहीं एक बोलते और रहोगे, कॉलर ले वैसे लेते किसी हैं। और को भी प्रेम बोलने रोहतक दो। से जुड़े हमारे साथ। प्रेम साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, मैं प्रेम बोल रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो ये लेडी बैठी है ये उल्टी उल्टी पट्टियां पढ़ा रही है कि बहुओं को गालियां बकती हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या बचपन में हम अपनी बच्चियों को, लड़कों को डांटते नहीं है क्या, मारते नहीं है क्या? अगर बहुओं को डांट दिया था कौन सा जुल्म आ गया है? किसी गलती के ऊपर बहुओं को डांट दिया था कौन सा जुल्म आ गया? बहुएं सारा दिन तो टीवी बहू- वाले भी उनको उल्टा उल्टा पट्टी पढ़ाते हो लड़कियों को। जी प्रेम जी, नहीं, तो ऐसे नहीं है। आपकी मैं इसको जवाब आपकी शिकायत बहू से है कि माँ बाप भी गलती पर डांटते हैं, सुनाते हैं बच्चों को। बहू को अगर बोल दिया तो क्या हुआ? लेकिन फर्क होता है प्रेम जी, आपने किस तरीके से कहा है, कैसे कहा है, क्या कोई शिकायत की है आपकी बहू ने? मेरी बात सुनो, मैं 2 बहुओं की सास हूँ। मैं अपनी बहुओं को ये सिखाती हूँ, आदमी औरत अगर कोई बात होती है तो या तो आदमी झुकेगा या बहू झुकेगी। मियाँ बीवी में से या सास ससुर में से कभी सास झुकले, कभी बहू झुकले, कभी बेटा झुकले, कभी बहू झुकले। लेकिन फिर भी बहू छोटी है या वो है, अगर बहू थोड़ा सा, मैं अपनी बहुओं को सिखाती हूँ, आदमी को थोड़ा सा ऊपर रख के, थोड़ा सा उस पर ये देखे, इज्जत देखे, तुम ही हो सब कुछ भी करवा लेते आदमी से, कुछ भी करवा ले। चलिए प्रेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया हमें। यहाँ पर मैत्री जी आपको रुक करेंगे हम यहाँ पर। दरअसल अलग अलग किस्म की शिकायतें हैं, अलग अलग वो लोगों पुरानी को। परंपरा को चला रही हैं, हाँ। लेकिन आज की लड़कियां जो पढ़ी लिखी आ रही हैं या ये वो नहीं मानेंगी। ये सोच के चलना चाहिए, हमें भी एडजस्ट करना है। जो सासें हैं उनको भी तो बहुओं के साथ एडजस्ट करना है कि कैसे है, और बहू जो नया जमाना आ रहा है उसके साथ हम कैसे चलेंगे। अगर ये हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो कि पुरानी सासें भी करती थी कि बहू का रुख देख लेती थी। ये नहीं कि मैं डांटूंगी तभी मैं बड़ी बनूंगी। लेकिन स्वरूप जी, आप जो कह रहे हैं वो भी काफी हद तक सही है कि मिसयूज भी होता है, दुरुपयोग भी होता है, लेकिन
काफ़ी हद तक बढ़ गई होंगी चीज़ें, महिलाओं को असुरक्षा महसूस हुई होगी, महफूज खुद को नहीं महसूस किया होगा, तभी तो ये जो 498A ये जो कानून बना था, ये जो लॉ बना था, वो गैर जमानती बना था। देखिए मैम, जो चीज़ मैंने पार्लियामेंट के सामने भी बोल दिया, आपको क्राइम कम करना है, आपका फर्स्ट एक्शन जो है आपका जुडिशियरी को 6 महीना 1 साल में जजमेंट देना पड़ेगा। वो काम आप किया नहीं, तो आप क्या बोल रहे हो? ये लॉ क्यों बनाया? देखिए, ये लॉ एक्सक्यूज ये दिया गया था, जो हमारा पास क्रिमिनल लॉ है उस पर जस्टिस नहीं हो रहा है। लेकिन क्यों जस्टिस नहीं हो रहा है? उसका कारण ये है, क्यों आपका जो जजमेंट आने में 10 साल लगते हैं। यूएस में जाइए, हनीफ मोहम्मद के ऊपर जब झूठा केस लगा था, 6 महीने में जजमेंट आ गया, ये केस झूठा है। तो केस झूठा है कि सच है, ये आपको 6 महीना 1 साल की मैक्सिमम 2 साल में करना पड़ेगा। आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इस्टेब्लिश करना है, आपका कोर्ट का जजमेंट टाइमली देना पड़ेगा। नहीं है तो क्या होगा? जो जेन्युइन केस है वो भी सफर होगा, जो मिसयूज केस है वो लोग फंसेंगे। क्या होता क्या है, आपने केस डाल दिया, आपको मालूम है मैंने मिसयूज कर दिया, मैं चुपचाप आराम से अभी इसको टाइट करते रहेंगे 10 साल तक, इसको कोर्ट में चक्कर कराऊंगा, उसका काम हो गया। अच्छा, जिसका जेन्युइन केस है, अपोजिट पार्टी क्या करेंगे, मैं इसको खींचूंगा 10 साल, तो ये ठग जाएगा। तो बेसिकली आपको क्राइम कम करना है। जो चीज़ मैं बार बार पार्लियामेंट का सामने रिक्वेस्ट किया है, आपका जो एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉ है ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है, वो लोग इम्प्लीमेंट किया, आपने आपका इम्प्लीमेंट नहीं किया। पुलिस में आपने कोई टेक्नोलॉजी नहीं दिया, उसको आप कोई कंप्लेन करता है, मैं आपको पिटाई किया है, उसका आज का दिन में मोबाइल है, मोबाइल ट्रैक कर लो। आज के पास फिंगरप्रिंट है, कोई बोलता है इनको आपने टच किया तो फिंगरप्रिंट करो। तो इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट का जजमेंट, आप इसको ठीक करेंगे तो क्रिमिनल जस्टिस पे दोनों के लिए भला होगा। लॉ मेन वुमेन को पर्सन कर दीजिए, लड़कियां बहुत अच्छी होते हैं, कोई बुरा नहीं करता है, ठीक है ना, उसके ऊपर केस नहीं लगेगा। क्या डरते क्यों है? चलिए कॉलर ले लेते हैं, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी नाम बताएं अपना। अटल बिहारी जैन। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? हिसार से। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? ऐसे हैं लड़की वाले बार बार ये कहते हैं भाई हम आपको फंसा दें, हम तो मिनट में देता, मिनट में वो प्रेम लगा सकते हैं आपका, भाई तुम दहेज मानते हो या नहीं मानते हो, ये ना मांगो मतलब। क्या बोल? जी समझ में नहीं आया अटल बिहारी जी, वापस आप दोहराएंगे अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं? लड़की के माँ बाप मतलब बार बार ये धमकी देते हैं भाई हम आपको देते हैं फंसा देंगे। अच्छा, लड़की के माँ बाप यानी कि बहू के माँ बाप ये धमकी देते हैं बार बार कि आपको दहेज का कानून में फंसा देंगे। जी 4 साल अपने घर बिठा रखी है। हाँ। तो कहते हैं भाई आप अपनी गलती मानो, हम ले जाएंगे, गलती कोई है नहीं, और ना वे कोर्ट में केस करते हैं। जी चलिए अटल बिहारी जी, कॉल करने के लिए शुक्रिया। आपकी इस पर भी हम चर्चा करेंगे, आपकी जो परेशानी की वजह है। मैत्री जी, दरअसल धमकी भी बन गया है, ये जो कानून है महिला सुरक्षाओं के लिए जो बन गए हैं कानून, तो अगर कोई केस दर्ज भी ना कराए तो एक धौंस है अब महिलाओं के पास, एक तरीके से मतलब खुद को सुरक्षित रखने की एक कला भी आ गई है कि आपके खिलाफ दहेज का कानून कर देंगे हम। बहुत सारे कॉलर्स आते हैं हमारे पास इस तरह। ये ना दोनों तरफ से देखना चाहिए। एक तो कि हम दहेज कानून में फंसा देंगे, ये तो मिसयूज हुआ। दूसरा, अगर दूसरी तरफ से देखें तो जो अत्याचार स्त्री पे होते थे ये भी सतर्क हो जाएंगे कि नहीं करेंगे फिर, है ना। तो डर है, कानून का डर है ना। और जब कुछ ही नहीं है तो तुम कैसे, वो तो एक नौकरानी जैसी आती है, आप कैसे उसको यूज़ करिए, कैसे उसको कुछ करिए। मैं अगर मायके जाना चाहती है, नहीं हम नहीं भेजेंगे, हम ही है स्वामी, हम ही है मालिक, हम तो जो हम कहेंगे वही। वो सास जो बोल रही थी कि मैं ऐसे डांटूंगी और वैसे डांटूंगी, लेकिन बहू से पूछा है कि वो क्या चाहती है ना। वो भी एक इंसान आई है आपके घर में, तो ये ठीक है। उनकी तरफ से जो बोल रहे हैं उनकी तरफ से ये मिसयूज है कि माँ बाप बहू के ये कहते हैं कि हम तुमने कुछ हमारी लड़की से कहा तो दहेज में फंसा देंगे, तो ये नहीं कहेंगे डर के मारे कुछ नहीं। तो वो चाहे जो कुछ मतलब अपनी स्वतंत्रता थी, जो चला आ रहा है परंपरा, जो बहू के साथ अत्याचार की परंपरा चली आ रही है, उसको खत्म करने के लिए ये कानून बने, है ना। अब उस कानून का सहारा लेके माँ बाप क्या कहते हैं वो भी अपना जो भी, अगर तुम नहीं सताओगे तो बहू झूठी तो शिकायत नहीं करेगी, तुम प्यार से रखो ना उसे। इस तरह के मामले सामने आए तभी सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ब्रेक के बाद स्वरूप जी आपकी राय लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पर जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और इससे पहले कि अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक और कॉलर अंबाला से हमारे साथ जुड़ी हैं, संतोष नाम है इनका। जी नमस्कार। जी संपर्क टूट गया लगता है। ब्रेक पर जाने से पहले मैत्री जी कुछ कह रही थी और स्वरूप सरकार जी वहां पर कुछ कहना चाहते थे। मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैडम ने एक बात बोला, ये लड़कियां झूठ क्यों बोलेगी, ये जो बेसिक जड़ है ना, लोग नहीं समझ रहे हैं। देखिए, ये नहीं होता है जो हर लड़कियां राजा हरिश्चंद्र फैमिली में जन्म लेता है और हर लड़का जो है क्रिमिनल फैमिली में रहता है। तो देखिए, झूठ जो क्यों बोलेगी, एक आदमी भी झूठ क्यों बोलेगी, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप लॉ बनाते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं, झूठ आदमी भी बोल सकते हैं, वुमेन भी बोल सकते हैं। काफ़ी स्टडीज़ है। डोमेस्टिक वायलेंस, आपको एक हार्मोनी या दोनों साथ में रहना है। सपोज एक लड़की गाली दे, उसके लिए भी सजा होना चाहिए, एक लड़की गाली दे वो भी सजा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए लड़की गाली दे वो तो कोई सजा नहीं है, लड़का गाली दे तो वो सजा होना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस है, आप बोलने दीजिए मैम। इसलिए आप ऑल ओवर वर्ल्ड पे देखेंगे जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसमें मेन वुमेन का जगह पे पर्सन कर दिया। तो इसलिए जैसे लड़का सोचता है मुझे गाली नहीं देना चाहिए, लड़की भी सोचता है मुझे गाली नहीं देना चाहिए, तभी तो दोनों का रिलेशन बनेगा। अभी इधर मैडम मुझे गाली देंगे तो और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, ये तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। सेम चीज घर में भी होता है। सांस लीजिए, एक बात कह दूं, घर में भी होता है। तो लॉ जो है आपको जेन्युइनली जेंडर न्यूट्रल बनाइए। और जो धमकियां बात है ना आजकल, तो हमारा पास रिकॉर्डिंग है। संतोष वापस जुड़ गई हमारे साथ अंबाला से। मैत्री जी उसके बाद आपका रुख करेंगे। संतोष वापस जुड़ गए हमारे साथ अंबाला से। संतोष जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। जी क्या कहना मैं मैडम ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बेटे का भी केस चल रहा है, उसके अंदर। जी हेलो जी बताइए। हाँ जी मैं बता रही हूँ जी, मैं अंबाला से बोल रही हूँ। मेरे बेटे का केस चल रहा है ऐसे ही, तो वो लड़की ने झूठा केस किया हुआ। वो हमारा हाई कोर्ट से भी क्वेश्चन हुई है उसकी, वो बोलती कि मैंने झूठा केस किया है और मेरे को गुस्सा आता है, मैं पॉइजन भी पी लेती हूँ। और 7 साल हो गया उस केस को चलते हुए, कोर्ट में कुछ नहीं हो रहा हमारा। और भी बहुत सारे प्रूफ है उसके हाथों पे लिखे हुए हमारे पास। जी हाँ जी। और लंबी बात तो अभी क्या करने को, मैं इतना ही बताती हूँ कि हमारे पास उनका कोर्ट का हाई कोर्ट की क्वेश्चन है जिसके अंदर उसने लड़की ने बयान दिए हुए हैं। जी संतोष जी, लेकिन जैसे कि आपने कहा 7 साल हो गए कुछ नहीं हो पा रहा है, तो बहू के भी तो साथ कुछ नहीं हो पा रहा है। वो अगर मान लीजिए उसके मुताबिक वो अगर न्याय के लिए भटक रही है तो न्याय उसे भी नहीं मिल पा रहा है, और आपके मुताबिक आप सही हैं तो न्याय आपको भी नहीं मिल पा रहा है। बोला था। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी कॉल करने के लिए। जो चीज मैंने बोला था, देखिए जजमेंट जो है ना बहुत जरूरी है। एक टाइम लिमिट के अंदर आना है दोनों के लिए, कौन सच है कौन झूठ है। ये नहीं है 7 साल 10 साल तक आप ये डिसाइड करते रहेंगे कौन सच है कौन झूठ है। हाँ, चलिए मैत्री जी दो बातें स्वरूप सरकार ने 2 बातें कही। एक तो कि लड़की खूब झूठ बोल सकती है, मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन बेवजह नहीं बोलेगी आपके घर आई है, ठीक है। नहीं मैं कब कह रही हूँ कि आदमी बेवजह बोलता है, दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं। मान लीजिए एक बात बताइए मुझे, क्या जो लड़की गाली देगी क्या वैसी ही गाली होगी जो आदमी देता है? उससे ज्यादा खतरनाक गालियां होता है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। इतनी गंदी गाली। इनका किटी पार्टी में जाके देखिए, आजकल जो गालियां लड़के जो है ना लड़कियों से सीखते हैं, वो जमाना गया, आप लोगों का जमाना मैडम। है ना, मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा गालियां जो है लड़कियां किटी पार्टी में जाके देखिए, फेसबुक पे जाके देखिए। आप फेसबुक में मेरा साथ आइए, मैं दिखाऊंगा लड़कियां कैसे कैसे गालियां लिखते हैं। आप ही से सीखी हैं, आप ही से सीखी हैं। और आप पे जो ताकत है, जो पुरुष के शरीर की जो ताकत है वो लड़की में है। मैडम अच्छे चीज सीखो ना, बुरी चीज क्यों सीखते हो? है ना, मेहनत करो, माँ बाप को देखो, ये सब ये बातें असरदार नहीं सुन लेते हैं। जी जी तो मैं ये कहती हूँ कि जो पुरुष में एक ताकत होती है, जिसका आतंक होता है कि वो मार देगा तो उठ नहीं पाएगी, है ना। एक गाली जो होती है जो पुरुषों ने बनाई है, इतनी गंदी, सब माँ बहनों को लेके बनाई है ना। पुरुष को पुरुष लेके नहीं कोई गाली बनी है, सब औरतों को लेके गाली बनी है। वो देगा तो गुस्सा तो आएगा ना, है ना। ऐसे नहीं है मैडम, आदमियों को लेके गाली है। तो फेसबुक पे आइए, लड़कियां क्या मैं फेसबुक पे बिल्कुल हूँ, आपको एग्जांपल देकर दिखाऊंगा। आइए नहीं मैं हूँ, है ना, मैं फेसबुक पे हूँ। ठीक है, जो गालियां है उनका मैं भेज देता हूँ आपको। कुल मिलाकर ये
कि जो कानून जो बन गए, स्वरूप सरकार जी आपका रुख करूँ यहाँ पर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बने हैं, बार बार इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए कि मिसयूज भी ना हो और कोई लड़की मजलूम भी ना बने, उसको न्याय मिले? इसको बैलेंस करने के लिए जो पहला काम है, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका टाइम फ्रेम जजमेंट आपको कम करनी पड़ेगी। और जैसे केस डिसाइड हो जाते हैं, 3 तरीका केस होता है, एक बेनिफिट ऑफ डाउट, एक होता है जो एविडेंस प्रूफ नहीं हुआ, और एक है जिसमें क्लियर प्रूफ है। जैसे उन्होंने बोला आज मैं कनॉट प्लेस में हूँ लेकिन बैठा हूँ P7 में, ऐसे केसेस में मिसयूज क्लॉज होना चाहिए, जैसे लोकपाल में है तो उनका भी सजा हो। नंबर 2, जो भी लॉ आप बनते हैं इसको बैलेंस करने के लिए मेन वुमेन को पर्सन कीजिए, हस्बैंड वाइफ को स्पाउस कीजिए। जो भी गलत करे वो हस्बैंड करे तो हस्बैंड को सजा हो, वाइफ करे तो वाइफ का सजा हो, तभी जाके आपका फैमिली का अंदर एक महिला और हार्मनी पुरुष के आधार पर ना इक्वल आके बनेंगे, जैसे बाकी एरिक देश में है जी, जैसे बाकी देश में है। मैत्री जी, आप इत्तेफाक रखती हैं इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा, फिर किसी कानून का दुरुपयोग नहीं होगा? मैं इससे इत्तेफाक रखती हूँ, ठीक है, जो दोषी पाया जाए, है ना, दोषी तो दोनों ही होते हैं तोड़ने के, है ना। जब तक हस्बैंड की गलती नहीं होगी औरत नहीं तोड़ेगी, औरत की गलती नहीं आदमी नहीं तोड़ेगा। दोनों जब शादी होती है या लिव इन में होते हैं बहुत प्रेम होता है, वो प्रेम कहाँ चला जाता है? एक दूसरे के साथ बेईमानी करने से जाता है प्रेम, है ना। लेकिन जो ये बैठे हैं लेके कि नहीं, एक पुरुष की सत्ता को लेके बैठे हैं कि वो तो बिल्कुल भगवान है, ईश्वर है, वो तो करता ही कुछ नहीं है ना। क्यों दुनिया कहती है उससे दुनिया क्यों दोष लगा रही है, ये इनकी शिकायत है। मेरा कहना ये है कि जो चांसेस बनते हैं, ज़्यादातर जो चांसेस बनते हैं वो पुरुष की तरफ से बनते हैं, है ना। हम तो स्त्री होने के अनुभव से यही बताएंगे। और जब औरत होती है तो जो शादी करती है या लिव इन करे, अगर इस विश्वास को अंधविश्वास में तब्दील कर दे तब तो चल सकता है, नहीं तो नहीं चल सकता कि भाई मैं तो आंखों पे गांधारी की तरह पट्टी बांध के बैठी हूँ, मैं कुछ नहीं देखूंगी, पर जो कुछ है तो मैं एक बात, लेकिन जैसे ही अवेयरनेस आएगी, चेतना आएगी तो ये बातें आएंगी। बिल्कुल, लेकिन आपकी तमाम बातें अपनी जगह हैं, स्वरूप सरकार जी की अपने एक्सपीरियंस है, अपनी बातें हैं और डील भी करते हैं ऐसे लोगों से, लेकिन फिर भी कानून जो बन रहे हैं वो सामाजिक ताने बाने को ध्यान में रखकर, सामाजिक जो परिवेश है उसको ध्यान में रखकर बनने चाहिए ताकि वो एग्जीक्यूट भी हो सकें सही तरीके से और दरअसल किसी के साथ भी अन्याय ना हो, ना पुरुष के साथ हो ना महिला के साथ हो। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा एक्सप्रेस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।